हेलो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला इन्वायरमेंट का लेक्चर। जैसा कि मैंने दोस्तों कल आपको बताया था कि मैं पूरा इन्वायरमेंट का थ्योरी आपको 4 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दूंगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर लंबा होगा थोड़ा, क्योंकि मैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं छोड़ सकता जो एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज का हमारा था पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, कंट्रोल स्ट्रेटजीज और उसके एडवर्स इफेक्ट। टुडे वी विल डिस्कस एडवर्स इफेक्ट कंट्रोल स्ट्रेटजीज फॉर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस। तो दोस्तों चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, वी शुड स्टार्ट आवर वीडियो एंड यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, दैट इज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज मच एज यू कैन, एंड ऑल्सो रेफर टू द अनदर प्लेलिस्ट विच आर अवेलेबल एट द चैनल फॉर योर बेनिफिट। चलिए दोस्तों, तो पहला क्या टॉपिक है हमारा? एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजीज। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कैसे कम करें, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, कैसे कंट्रोल करें। पॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों? पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्टामिनेशन इनटू द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसा चीज़ जिसके मिलने से नेचुरल इन्वायरमेंट में एडवर्स मतलब गलत गलत चेंज आए, ऐसा चेंज जो कि खराब हो, खराब चेंज आए, तो वैसे चीज़ को क्या कहते हैं? वो कोई भी चीज़ हो सकता है, नॉइज पॉल्यूशन हो सकता है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको कहेंगे पॉल्यूशन। डिफरेंट फॉर्म्स क्या है पॉल्यूशन के? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ई वेस्ट पॉल्यूशन एंड सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन। मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन दोस्तों मैंने समझा ही दिया है। एक और जो डेफिनेशन है इसका इन सिंपल वर्ड्स वो आप देख लें कि एन एडिशन और एक्सेसिव एडिशन ऑफ सर्टेन मटेरियल्स टू द फिजिकल इन्वायरमेंट लाइक वाटर, एयर एंड लैंड्स, मेकिंग इट लेस फिट और अनफिट फॉर लाइफ। ऐसी मिलावट पानी, हवा या फिर जमीन में जो कि धरती को रहने लायक नहीं या फिर बिल्कुल ही लाइफ के लिए सूटेबल नहीं बनाती हो, उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। तो दोस्तों टाइप्स क्या क्या है? हवा का पॉल्यूशन हो सकता है, पानी का पॉल्यूशन, जो ध्वनि का पॉल्यूशन हो सकता है, सॉइल में कुछ गंदगी हम मिला दें तो सॉइल पॉल्यूटेड होगा, फसल नहीं उगेंगे। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन दोस्तों होता है न्यूक्लियर वेस्ट जो होते हैं दोस्तों, अगर उसको हम लोग अच्छे से डिकम्पोज नहीं करेंगे, उसको अच्छे से ठिकाने नहीं लगाएंगे तो वो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन करेगा। ई वेस्ट क्या होता है दोस्तों? आजकल मोबाइल्स, SD कार्ड, कैमरास, ये सब जितने भी हैं ये सब तो पूरी तरह से डिकम्पोज होते नहीं हैं, हम इसको फेंक देते हैं। या फिर जाते कहाँ हैं? आपने कभी सोचा है दोस्तों? हम जो कबाड़ी वाले को मोबाइल दे देते हैं तो उसके जो पार्ट पुर्जे हैं जाते कहाँ हैं? सारा चीज़ रिसाइकिल नहीं हो पाता है। जो रिसाइकिल नहीं हो पाता है वो ई वेस्ट पॉल्यूशन बन जाता है। सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों? मल। सॉलिड वेस्ट मतलब मल से जो पॉल्यूशन क्रिएट हो उसे सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखें, एयर पॉल्यूशन को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। एयर पॉल्यूशन क्या कह रहा है कि अनडिजायरेबल सॉलिड और गैसियस पार्टिकल जो कि एयर में मिले और उसके कारण जो है एयर अनफिट हो जाए ह्यूमन हेल्थ के लिए, उसे कहते हैं एयर पॉल्यूशन। इसके कारण जो है दोस्तों नेचुरली अक्रिंग पॉल्यूटेंट्स हो या फिर मैन मेड पॉल्यूटेंट्स हो, दोनों के चलते जो है परमानेंट डैमेज हो सकता है एटमॉस्फेयर को। सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स क्या क्या है, इसके सोर्स क्या है और क्या इफेक्ट है दोस्तों? यहाँ देखिए, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है? फर्मेंटेशन, ब्रीथिंग एंड फर्मेंटेशन। कार्बन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। देखिए दोस्तों, सॉइल जो है हमारा वो भी रिटर्न सम कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर। प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो, ये सारा चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है दोस्तों? बर्निंग ऑफ कार्बन बेस्ड फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, वुड। इट इज कलरलेस, ये आ चुका है दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन। कलरलेस एंड ओडोरलेस। ओडोरलेस मतलब होता है कि इसमें गंध नहीं होती है, 50% ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर कम्स फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। गाड़ी, वाहनों के चलने से 50% कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा लेता है। इट लोअर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इंटर्स आवर ब्लड एंड कैन स्लो आवर रिफ्लेक्सेस एंड मेक अस कंफ्यूज एंड स्लीपी। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को नाक से खींच लें तो ये जो है हमारे रेस्पिरेशन में जो लंग्स से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है खून से और लंग्स के बीच में, तो दोस्तों उसमें बहुत कमी आ जाएगी और हमें बेहोशी के ऐसा महसूस होने लगेगा और हमें कन्फ्यूजन भी होगा, क्योंकि दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो दिमाग काम नहीं कर पाता है। न्यूरॉन्स विल डैमेज्ड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC भी कहा जाता है, ये कहाँ से आते हैं? तो ये दोस्तों सबसे बड़ा सोर्स है इसका AC, रेफ्रिजरेटर, जो भी कूलेंट का जो भी काम हो रहा है दोस्तों, कॉस्मेटिक्स, फायर एक्सटिंग्विशर, वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन पैदा होता है दोस्तों। ये वोलेटाइल होता है और डेरिवेटिव है मीथेन एंड इथेन का। CH4 एंड C2H5 का ये डेरिवेटिव है दोस्तों। अगला क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सल्फर कंटेनिंग कोल। वैसा कोयला जिसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा हो उसको जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड पैदा होता है। और स्मेल्टर्स, और निकालने में। ऑयल रिफाइनरीज में जो ऑयल की प्रोसेसिंग होती है उस प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड पैदा होता है।
नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म्ड मेनली फ्रॉम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग कंबंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जब जलाते हैं जब हाई टेम्परेचर में, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों मिलके कहाँ पे, ऑटोमोबाइल के इंजन में, ऑटोमोबाइल के इंजन में अंडर हाई टेम्परेचर ये मिलके बना देते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओजोन, ओजोन क्या होता है दोस्तों, O2 प्लस O, इसे कहते हैं O को नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट का मतलब हिंदी में क्या होता है, नवजात। दो नवजात मिलकर बनाते हैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2। ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, याद रखें दोस्तों। इट इज ए पेल ब्लू गैस, इसका कलर पेल ब्लू होता है और ये पंजेंट होता है, बहुत ही गंदा महकता है। अगर ये ग्राउंड लेवल पे आ जाए, कल मैंने बताया था स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है ओजोन, उसके नीचे ट्रोपोस्फेयर है, अगर ये ट्रोपोस्फेयर में आ जाए तो क्या करेगा, हमारे लिए हाईली टॉक्सिक हो जाएगा, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा दोस्तों। अगला क्या है, मीथेन। ये सॉयल माइक्रोब्स, फ्लडेड राइस, राइस का जो फील्ड होता है, खेत जो होती हैं चावल का, वहाँ पे दोस्तों स्वैम्प हो जाता है, दलदली हो जाता है। तो दलदली में क्या होता है कि माइक्रोब्स अंदर में सड़ाते हैं चीज़ों को और उससे जो गैस निकलता है वो होता है मीथेन। ये एक्सट्रीमली एफिशिएंट ग्रीन हाउस गैस है, मतलब क्या है इसका, ये एक ग्रीन हाउस GHG है जो कि बहुत ही एफिशिएंट है। ये धरती का टेम्परेचर बढ़ाने में बहुत ही कारगर होता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग खतरनाक रूप से बढ़ती है। तो इसको कम करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग ताबड़तोड़ रूप से बढ़ेगी। अच्छा दोस्तों आगे देखें, लीड। इट इज ए मेजर एयर पॉल्यूटेंट दैट रिमेन्स लार्जली अनमॉनिटर्ड एंड इज एमिटेड बाय व्हीकल। लीडेड पेट्रोल इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एयरबॉर्न लीड एमिशन। हवा में जो लीड का एमिशन हो रहा है वो लीड युक्त पेट्रोल जलाने से ही हो रहा है दोस्तों। अनदर सोर्स क्या क्या है, लीड पेंट, वैसे पेंट्स जो कि लीड कंटेन करते हैं उनसे भी एयर पॉल्यूशन लीड का होता है। आगे क्या है दोस्तों, पार्टिकुलेट मैटर। ये क्या कहते हैं, जिसको हम हिंदी में धूल कहते हैं, धूल। ये छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर हैं जो कि कंटेन क्या क्या करते हैं, स्मोक, डस्ट एंड वेपर। ये दोस्तों हेजीनेस लाते हैं, जो दिखाई, जैसे कि हम गाड़ी कभी चलाते हैं फॉग आ जाता है, तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको हेजी बना देते हैं, दिखने में दिक्कत होगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जब हम सांस लेंगे तो खिचखिचाहट होगी, इसके कारण फाइनल पार्टिकल्स हैं, इसके कारण वो जाके क्या करते हैं, हमारे ब्रोंकस में, गले में अटकते हैं, मतलब खिचखिचाहट पैदा लेते हैं, हमें खांसी होती है। कैन सेटल इन आवर लंग्स एंड कैन काउज रेस्पिरेशन प्रॉब्लम। ये तो थे दोस्तों प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स। अब सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं ये हम देखते हैं दोस्तों। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स ये मेनली दो टाइप के होते हैं, एक स्मोग, दूसरा फ्लाई ऐश। स्मोक दोस्तों, जो स्मोक शब्द है ये दो वर्ड से बना है, स्मोक प्लस फॉग। फॉग है मतलब कुहासा और स्मोक मतलब धुआं। तो जिसे हम धुंध कहते हैं, धुंध हिंदी में धुंध, वो कुहासा प्लस धुआं से बनता है, धुआं से बनता है। मान लीजिए जो ठंड में कुहासा होता है उसमें अगर पॉल्यूटेंट मिल जाए, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल जाए, तो वो बनाएगा स्मोक। देखिए दोस्तों, फोटोकेमिकल स्मोक भी एक टाइप का स्मोक है, जो किसका रिजल्ट है, इंट्रैक्शन ऑफ सनलाइट विद सर्टेन केमिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे केमिकल मौजूद हैं जो कि सनलाइट से रिएक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे फोटोकेमिकल स्मोक। ओजोन, उन केमिकल्स, जो केमिकल्स यहाँ बताए गए हैं उसमें से एक प्रमुख केमिकल है ओजोन। ओजोन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है फोटोकेमिकल स्मोक का। स्मोक आर ऑफन लिंक टू हैवी ट्रैफिक, हाई टेम्परेचर्स एंड कॉन्वेंट्स। फ्लाई ऐश क्या होता है दोस्तों, बड़े बड़े भट्टे होते हैं, चिमनी होती है, जिससे ये धुआं निकलते रहता है। तो इस धुएं के साथ छोटे छोटे कण होते हैं। जो राख होता है ना दोस्तों, वो जब ऊपर उठता है धुएं के साथ तो वो राख कहीं जाके सेटल हो जाता है, तो वो राख ही कहलाता है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश वेरी फाइन। मैं दोस्तों आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ जो कि आपको याद हो जाए। यहाँ से दोस्तों देखें, फ्लाई ऐश इज वेरी फाइन पाउडर एंड टेंड्स टू ट्रेवल फार इन द एयर। द ऐश विच डज नॉट राइज, वो राख जो कि ऊपर नहीं उठ पाते हैं उसे कहते हैं बॉटम ऐश। जो ऊपर उठ गए मैं तो कह दिया उसको फ्लाई ऐश, जो नहीं उठ पाए उसे कहते हैं बॉटम ऐश। दोस्तों इन टर्म्स को बिल्कुल याद रखें, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। मैंने जितनी भी चीज़ इंक्लूड की हैं ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला देखें, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या क्या होना चाहिए एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। पहला है एक्टिवेटेड कार्बन। जब भी हम किसी भट्टी से या किसी भी साइलेंसर से जब हम हवा को, मतलब कि धुआं को या हवा को पास करें जो कि पॉल्यूटेड है, तो वहाँ पे हम दोस्तों कार्बन का एक फ़िल्टर होता है उसको जरूर लगाएं। वो कार्बन फिल्टर क्या करेगा, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी को बाहर निकाल देगा एयर में। इससे क्या होगा, एयर पॉल्यूटेड नहीं होगा। दूसरा है बायोफिल्ट्रेशन। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, वहाँ पे हम लोग एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर लगाते थे, यहाँ पे बैक्टीरिया और फंगाई को यूज करेंगे एज ए नेचुरल फिल्टर। कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया फंगाई होते हैं जो कि
एक तरह से फिल्टर का काम करते हैं और पॉल्यूटेंट्स को खा जाते हैं, हवा में जाने नहीं देते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगला क्या है, इंडस्ट्रीज दैट एम्प्लॉय बायोफिल्ट्रेशन सिस्टम। कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो बायोफिल्ट्रेशन सिस्टम को यूज करते हैं, जैसे कि दवा की कंपनियां, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट फैसिलिटीज एंड वेस्ट प्लांट्स। चेंज इन फ्यूल टेक्निक, हम लो सल्फर फ्यूल को जलाएं, ऐसे फ्यूल को जलाएं, ऐसे कोयले को जलाएं जिसमें सल्फर का कंटेंट कम हो, ऐसे पेट्रोल को जलाएं जिसमें लीड नहीं मिला हुआ हो। अगला क्या है, द चॉइस ऑफ अदर इलेक्ट्रिक यूटिलिटी, कि मतलब इलेक्ट्रिक यूटिलिटी का यूज करें, जैसे कि अभी ओला का स्कूटी निकल गया, एथर का स्कूटी निकल गया, ये बैटरी पे ही चलेगा, हमें पेट्रोल जलाने की ज़रूरत ही नहीं है, कोयला जलाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम इलेक्ट्रिक यूटिलिटी का प्रयोग करें, चाहे वो गीजर हो, आयरन हो, हमारा कार हो, मोटर बाइक हो, कुछ भी हो। अगर इलेक्ट्रिक का यूज करते हैं तो एयर पोल्यूशन बहुत ही हद तक कम होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये टॉपिक एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI है दोस्तों, इसको आप लिख लें। VBI है गवर्नमेंट इनिशिएटिव। पहला क्या है, ये फुल फॉर्म भी आ सकता है दोस्तों, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, NAQMP। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। इसका काम क्या है कि नेशन वाइड एम्बिएंट एयर मतलब खुली हवा, खुली हवा, खुली हवा, खुली हवा का क्वालिटी मॉनिटर करना। और अगर उसमें जो भी पॉल्यूटेंट होते हैं, जैसे PM10, पार्टिकुलेट मैटर 10, PM2.5, PM5, ये जो भी हैं, PM50, ये जो भी हैं, इनका जो कंसंट्रेशन है एयर में, ये जब हद से ज़्यादा बढ़ेगा तो हमें ये अलर्ट देंगे कि नहीं भाई, आपका एयर का क्वालिटी अत्यधिक खराब हो चुका है, अब आप कुछ स्टेप उठाएं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, डिटरमाइन स्टेट्स एंड ट्रेंड ऑफ एम्बिएंट एयर क्वालिटी टू एसर्टेन, ये तय करेंगे कि प्रिस्क्राइब्ड एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वायलेट तो नहीं हुए हैं, अगर वायलेट हुए तो हमें अलर्ट देंगे। वो ऐसे सिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि एयर क्वालिटी को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और नॉलेज भी शेयर करेंगे कि कैसे करेक्टिव मेजर्स लिया जाए और एयर क्वालिटी को ख़राब होने से रोका जाए। तो दोस्तों, वो स्टैंडर्ड्स क्या है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। वो स्टैंडर्ड्स क्या है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ये दोस्तों ये पहले बार पब्लिश किए गए थे 1982 में, आपसे पूछा जा सकता है। बाद में 1994 में इसे रिवाइज किया गया। अभी दोस्तों 2009 में जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस है उसके तहत 12 ऐसे सब्सटेंस हैं जिन्हें NA जो हमारा ये नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, ये पॉल्यूटेंट मानता है। इन 12 का नाम कंठस्थ कर लें, लीड, बेंजीन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, PM10, आर्सेनिक, निकल, अमोनिया, बेंजोपायरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों इसको एकदम जान लें, ये ऑप्शन में आपको दे देगा, 4 दे देगा, 5 दे देगा, बोलेगा कि NAQMP के तहत किसको पॉल्यूटेंट माना गया है या किसको पॉल्यूटेंट नहीं माना गया है। दोस्तों, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये भी दोस्तों सरकार के द्वारा एक कदम लिया गया कि 1981 में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आया, जिसके तहत पार्लियामेंट में 1981 में एक एक्ट पास किया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्रिवेंट करेगा एयर पॉल्यूशन को, कंट्रोल करेगा और एबेट करेगा, होने से रोकेगा। 1988 में 1988 में फिर एक नया एक्ट यही था, इसमें नया अमेंडमेंट लाया गया, बदलाव लाया गया। क्या बदलाव था दोस्तों कि इसके अंदर नॉइज पॉल्यूशन को इंक्लूड कर लिया गया कि ध्वनि से होने वाली भी जो व्यथाएं हैं, दिक्कतें हैं, उसे नॉइज पॉल्यूशन माना जाएगा। और इसके तहत नॉइज पॉल्यूशन वाज नॉट इंक्लूडेड अंडर एनी लॉ रिलेटेड टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बिफोर दिस। इसके पहले मतलब कि 1988 के बाद से ही नॉइज पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया, इसके पहले नॉइज पॉल्यूशन था मगर किसी लॉ के तहत इंक्लूडेड नहीं था। दोस्तों अब देखिए, ये हमेशा आजकल आप देखते होंगे बहुत जगह बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, खास करके जो कैपिटल सिटी है या म्यूनिसपैलिटी है, ये जो भी है दोस्तों, वहाँ पे देखेंगे AQI लिखा होता है, LED का बोर्ड होता है बड़ा बड़ा, उसमें PM10, PM2.5 ये सब दर्शाते रहता है। तो ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर का क्वालिटी क्या है उसको इंडेक्सिंग किया जाता है। तो इसमें क्या क्या दोस्तों एयर क्वालिटी इंडेक्स में देखा जाता है। पहला बार इसको लॉन्च कब किया गया था, 2015 में, कंठस्थ कर ले, अप्रैल 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। दोस्तों ये जो लेक्चर मैं आज दे रहा हूँ ये लंबा जरूर है, मगर आप मान लें कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों इन्वायरमेंट का। पार्टिकुलेट मैटर PM, जिसे हम लोग कहते हैं ना PM, पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, O3 ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड लीड। ये इतने चीज़ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चीज़ों का दोस्तों AQI में इंडेक्स
इसी से बनता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये 8 चीज़ों का कंसंट्रेशन से ही बनता है दोस्तों, ओवरऑल इंडेक्स जो है हमारा। अब ओवरऑल इंडेक्स का दोस्तों ये जो वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट है, किस वैल्यू से क्या कलर कोड है ये आ सकता है मिलाने के लिए। अगर AQI हमारा 0 से 50 के बीच में है तो डार्क ग्रीन कलर, 51 से 100 के बीच में है तो लाइट ग्रीन कलर, 101 से 200 है तो येलो। ये मतलब समझ लें कि भैया आप थोड़ा ध्यान रखो। 201 से 300 के बीच में है तो ऑरेंज, मतलब कि ध्यान रखना एकदम जरूरी है। 301 से 400 के बीच में है कि मतलब अब आ गए तुम एकदम खराब एयर क्वालिटी में। 401 से 500 में अगर आ गया दोस्तों तो बद से बदतर की एकदम क्रिटिकल डार्क रेड, डार्क रेड। अच्छा, यूरो एमिशन स्टैंडर्ड्स। अभी दोस्तों पहले अभी हम लोग देखते हैं भारत स्टेज। भारत स्टेज आपने सुना होगा कि वैकिल में भी BS5 BS6 ये सब क्या है, भारत स्टेज है। भारत ने अपना एक स्टैंडर्ड लॉन्च किया जिसको कहा भारत स्टेज। इससे पहले क्या था दोस्तों, इससे भी पहले तो कुछ तो होगा। जो व्हीकल के जो आते थे कि भैया अभी बोलता है कि BS6 बाइक ही लेना है, BS6 कार ही लेना है, नहीं तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो इसके पहले क्या होता था, इसके पहले था यूरो एमिशन स्टैंडर्ड। हम लोग यूरोप के स्टैंडर्ड को फॉलो करते थे। ये सबसे पहले लॉन्च कब हुआ था पैसेंजर कार के लिए, 1970 में। 1992 में यूरो 1 आया, जो कि कैटेलिटिक कन्वर्टर, जो भी साइलेंसर होते हैं गाड़ी के उसमें कैटेलिटिक कन्वर्टर को लगाना मैंडेटरी कर दिया। यूरो 2 स्टैंडर्ड जो है वो बोला कि कार्बन मोनोऑक्साइड का लिमिट रिड्यूस होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आफ्टर गोइंग थ्रू वेरियस ट्रांजिशन भारत स्टेज 4 फ्यूल इज कवरिंग द इंटायर कंट्री फ्रॉम अप्रैल 2017। हम लोग अप्रैल 2017 में भारत ने अपना नॉर्म्स निकाल दिया जिसका नाम था BS4, अप्रैल 2017 से। अभी जो करेंटली चल रहा है BS6 कब से चल रहा है तो डेट याद रखें, अप्रैल 2021 से। हालांकि NCT दिल्ली में BS6 जो है अप्रैल 2018 से ही लागू हो गया था। ऑल ओवर इंडिया में कब लागू हुआ, अप्रैल 2021 से। देखिए दोस्तों, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड करंट है, इसका याद रखें। BS1 क्या था, यूरो 1 था, 2001 से 2 के बीच में चलता था। BS2 यूरो 2 के बराबर था, 3-4। BS3 यूरो 3 4-5 में ईयर है इसका। BS4 यूरो 4 के बराबर 2010, और BS6 2017 से 20 यूरो 6 ये लॉन्च। इसका जो दोस्तों स्टैंडर्ड है इसका रेफरेंस यही है। अब चलिए एयर पोल्यूशन कंप्लीट हुआ, अगला देखते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होगा दोस्तों, लेक, रिवर्स, ग्राउंड वाटर, इनको जो पोल्यूट करेगा। क्या पोल्यूट करेगा इसको, केमिकल्स नेचुरल फॉर्म में होगा या ह्यूमन फॉर्म में होगा, आदमी जानवर के द्वारा किया जाएगा या फिर नेचुरल होगा। जो भी कुछ भी ऐसा होगा जो कि रिवर, लेक्स, पॉन्ड इनको पोल्यूट करेगा वो कहलाएगा वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन कैसे सोर्सेज से हो सकता है, या तो वो पॉइंट सोर्सेज होगा कि एक ऐसा पॉइंट है जिसके इन्फ्लुएंस से हमेशा पॉल्यूटेंट बाहर आते हैं और पॉल्यूट करते हैं रिवर को, या फिर नॉन पॉइंट सोर्सेज होगा कि मान लीजिए एक मोहल्ला है, 1000 घर है, इसमें सारे घरों से पॉल्यूटेंट निकल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक नदी में जाके मिल रहा है। तो इसको रेगुलेट करना मुश्किल होगा, मगर इस पॉइंट वाले को रेगुलेट करना आसान होगा। इसको पुलिस जाएगी, बोलेगी रोको भैया, नहीं करने देंगे। मगर इसमें कितने घर में पुलिस जाएगी, किसको किसको रोकेगी, रुकना मुश्किल होगा। तो पॉइंट नॉन पॉइंट सोर्सेज ये होते हैं। अगला क्या है, एग्रीकल्चर वेस्ट। खेत खलिहानों में जो हम पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डालते हैं वो जो है बह के लेक, रिवर, पॉन्ड में जाता है, उसके कारण वेस्ट हमारा पॉल्यूशन होता है। उसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट। ऐसे तो इंडस्ट्रीज को ये गाइडलाइंस दी हुई है कि आप कोई भी पानी जो कि वेस्टेड पानी है, पॉल्यूटेंट वाला पानी है, बाहर निकालें तो उसको पहले ट्रीट करें, फिर नदी तालाब पोखर में छोड़ें। मगर नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं कुछ लोग और नदी तालाब को गंदा करते हैं। डोमेस्टिक वेस्टेज, हम लोग जो घर में साबुन, सर्फ ये सब यूज करते हैं दोस्तों, इसका फेन वाला पानी डायरेक्ट डाल देते हैं अगर हमारा पॉन्ड वॉन्ड कुछ नज़दीक में है, रिवर है तो, जिसके कारण पॉन्ड रिवर बहुत पॉल्यूट होता है। ये भी एक कॉज है। अगला देखें दोस्तों, अगला क्या है, टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। मैरीन पॉल्यूशन। मैरीन पॉल्यूशन क्या है, ऐसे इंट्रोडक्शन ऑफ ऐसे सब्सटेंस जो कि मैरीन इन्वायरमेंट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिजल्ट करेंगे, एडवर्स इफेक्ट करेंगे। मतलब मछली के साथ कछुआ और अदर जीव भी आ जाते हैं, जो कि सी क्वालिटी ऑफ सी वाटर और मैरीन का जो इन्वायरमेंट है जो रह रहा है उसको पॉल्यूट कर दे, ऐसा पॉल्यूशन जो है मैरीन पॉल्यूशन हुआ। थर्मल वाटर पॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, द केमिकल मेकअप ऑफ वाटर इज चेंज एंड कॉज्ड थर्मल वाटर पॉल्यूशन। इससे क्या होगा दोस्तों कि बार बार हम जो है, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, वहाँ बॉयलर लगा हुआ है, बॉयलर में बार बार पानी जाता है, गर्म होता है, फिर बाहर आता है, फिर वही पानी जाता है, गर्म होता है, फिर बाहर आता है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि वाटर का जो थर्मल केमिकल मेकअप है वो चेंज हो जाएगा, तो इसको कहते हैं थर्मल वाटर पॉल्यूशन। उसके बाद क्या है, सरफेस वाटर पॉल्यूशन, जो कि सरफेस पे वाटर मौजूद है, लेक, रिवर, सी के रूप में, उसको सरफेस वाटर पॉल्यूशन कहेंगे। और जो वाटर टेबल है हमारा नीचे अर्थ क्रस्ट में, उसमें अगर बाहर धरती से सीपेज होकर कुछ गंदगी जाके उसमें मिल रही है तो उसको कहें ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेंट्स क्या क्या है दोस्तों, देख ले।
ग्राउंड वाटर दोस्तों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको ध्यान रखें दोस्तों, पूछा जा सकता है। कहाँ पे क्या है, मान लीजिए इंडिया है तो इंडिया में कहाँ पे ग्राउंड वाटर किस टाइप का है। देखिए बिहार, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल में जो है सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, नमक पानी में ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण बीमारी क्या होती है, हाइपरटेंशन। उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे क्या है दोस्तों, आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण प्रॉब्लम क्या होता है कि टेस्ट और कलर वाटर का खराब होता ही होता है, बाकी जो है हमारा पाइप्स जो है नल के वो भी ख़राब होते हैं चक लग के। हालांकि हेल्थ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है एडवर्स, कुछ अच्छे ही इफेक्ट हो जाते हैं कि औरतों में जो आयरन की कमी होती है ऐसे पानी पीने से उनकी आयरन की कमी नहीं होती है दोस्तों। अगला क्या है, हरियाणा, बिहार, गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, यहाँ पे दोस्तों फ्लोराइड पानी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण बोन का डिजीज होता है, बोन का जो कैल्शियम फॉस्फोरस है वो गलने लगता है, तो पेन हमारा टेंडरनेस ऑफ बोन, हमारा पतला हो जाता है, हड्डी हड्डी तुरंत टूट जाएगा, मतलब हड्डी इतना कमजोर हो जाता है कि गिरने से तुरंत हड्डी में क्रैक आ जाएगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, कैल्शियम और फॉस्फोरस अगर हड्डी में घुलने लगे, नहीं उसमें फॉर्म हो, हड्डी में कैल्शियम फॉस्फोरस की मात्रा कम हो जाए तो हड्डी तो कमज़ोर होगा ही। उड़ीसा, उड़ीसा में क्या है दोस्तों, वाटर में सल्फाइड का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण उल्टी, नौजिया, उल्टी नौजिया मतलब होता है दोस्तों, मतलब कि चक्कर आना, इस टाइप का, स्टोमक पेन्स, ये होते हैं एडवर्स इफेक्ट। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में मैंगनीज ज़्यादा है, इसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट कुछ नहीं है मगर लॉन्ग टर्म में नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसंस डिजीज आप जानते होंगे, नर्व का एक डिजीज है, इसको कराने में मैंगनीज का बहुत बड़ा हाथ है। वेस्ट बंगाल में आर्सेनिक की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, स्किन डैमेज के लिए जिम्मेदार है और कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। पंजाब में क्रोमियम और यूरेनियम दोनों पाया जाता है। एलर्जिक डर्मेटाइटिस मतलब कि खुजली, खुजली टाइप का, डर्मा मतलब स्किन में एलर्जी पैदा करता है, और किडनी का कैंसर, किडनी में टॉक्सिसिटी के कारण कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ पे जिंक ज़्यादा पाया जाता है, पेट में दर्द, स्किन में इरिटेशन, वॉमिटिंग, नोजिया और अनीमिया, अनीमिया मतलब खून की कमी होती है इसके कारण। कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, यहाँ पे क्लोराइड ज़्यादा पाया जाता है, इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन में नर्वस इफेक्ट करता है दोस्तों, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। नाइट्रेट कहाँ पाया जाता है, बिहार, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये इन्फेंट्स बिलो 6 मंथ्स एज, 6 महीने से नवजात शिशु जो होते हैं 6 महीने से कम के, उनको अगर ऐसा पानी पिलाया दिया जाए तो सीरियसली होकर मर भी सकते हैं दोस्तों, इतना ये खतरनाक है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है नाइट्रेट के अधिक होने के कारण होता है। याद रखें दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की बीमारी किससे होती है, तो नाइट्रेट अगर पानी में ज़्यादा होगा तो भी पाया जाएगा। लग रहा होगा कि बायोलॉजी का कुछ इस टाइप का, मगर ये दोस्तों है तो रिलेटेड तो रहेगा ही जो कि इन्वायरमेंट है, मगर ये एकदम प्योरली इन्वायरमेंट का ही क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रेट अगर एयर, हमारा वाटर अगर नाइट्रेट से पॉल्यूटेड है तो हमें कौन सा बीमारी होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अच्छा, इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट क्या क्या होंगे। पहला तो है कि वेजिटेशन, साग सब्जी पौधे मर जाएंगे, रन ऑफ हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। क्या होगा कि फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के चलते नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड पैदा लेगा, रेन जो है वो नीचे गिरेगा, फर्टिलाइजर और हमारे क्रॉप्स को ख़राब करेगा। एसिड रेन जिसे कहते हैं दोस्तों, एसिड रेन होने की संभावना हो जाएगी। एक्वेटिक इकोसिस्टम, मछली का जो रहन सहन है उसको प्रभावित करेगा, अगर मान लीजिए उसका घर ही हम खराब कर देंगे तो उसको रहने में तो प्रॉब्लम हो गई। प्लैंकेटोनिक मोलस्क्स, ये क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको कि वाटर की सरफेस पे एक इस टाइप का मतलब तैरता हुआ जीव पाया जाता है, फतिंगे की तरह पतला छोटा छोटा, उसको प्लैंकटन कहते हैं। तो वही है दोस्तों प्लैंकटोनिक मोलस्क्स। ये जो मोलस्क होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं पॉल्यूशन से, ये अपना रंग बदल लेते हैं, यही रंग बदलते हैं तो पता चलता है कि क्या स्थिति है, वाटर कितना पॉल्यूटेड है, किस हद तक पॉल्यूटेड है। अच्छा, इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, द पॉल्यूटेड वाटर यूजुअली कंटेन्स पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया, पैरासिटिक, प्रोटोजोआ। इसके कारण क्या क्या हो सकता है, जॉन्डिस, कॉलरा, टाइफाइड एंड एम्बियोसिस। एम्बियोसिस बहुत खराब बीमारी है, डायरिया पैदा करता है, डिसेंट्री पैदा करता है। ये अमीबा क्या करता है, हमारे आंत में जाके डिसेंट्री कराता है, वाटर लॉस इतना होता है कभी मरने का स्थिति हो जाता है दोस्तों। कंट्रोलिंग ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्लीन वाटर एक्ट, कम्युनिटीज एंड इंडस्ट्रीज, यूटिलिटी कंपनी, कम्युनिटी या इंडस्ट्रीज में हम लोग जागरूकता फैलाएं, यूटिलिटी कंपनी ऐसी बनाएं जिसका काम ही हो सीवेज क्लोरीन से ट्रीट करना। और क्या है दोस्तों, क्लीन वाटर एक्ट, ऐसा एक्ट लाएं कि इंडस्ट्रीज एज वेल एज घर दोनों को ये हिदायत दी जाए कि आप इस लेवल से ज़्यादा वाटर को पोल्यूट करेंगे तो आप पे फाइन किया जाएगा। ऐसे एक्ट्स क्या क्या लाए गए हैं इंडिया में, अब ये देखिए लाए गए हैं, जरूर लाए गए हैं। तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, कब लाया गया, 1974, पूछा जा सकता है। इसका क्या काम था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिस्टोरिंग होलसमनेस ऑफ वाटर इन द कंट्री। इसको 1988 में अमेंड किया गया। अमेंडमेंट कब लाया गया, 1988 में दोस्तों। अच्छा, मेथड्स क्या क्या है कि वाटर क्वालिटी को हम लोग कैसे पता करेंगे, क्या है इसका, तो पहला तो है डीओ, डिजॉल्व ऑक्सीजन। अगर पानी में
एक्वेटिक एनिमल्स जो रहते हैं, फिश, ये सब, वो डिपेंड करते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन पर। हम लोग जैसे कि एयर का ऑक्सीजन खींच के जिंदा रहते हैं, तो वो पानी का ऑक्सीजन खींच के जिंदा रहते हैं। मछलियाँ जो हैं पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसी को खींच के जिंदा रहता है। तो अगर वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो जाएगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन घट जाएगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन घट जाएगा तो उनका रहना दुश्वार हो जाएगा दोस्तों। तो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज डिपेंडेंट ऑन द वाटर टेम्परेचर एंड द क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट इन द स्ट्रीम। अच्छा, दूसरा क्या है, टीडीएस। आपने सुना भी होगा, फिल्टर लगाने वाले जो आते हैं टीडीएस मीटर लेके आते हैं, टीडीएस नापते हैं। तो टीडीएस क्या है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। वाटर के अंदर टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स कितना मात्रा में है ये बताएगा कि वाटर का क्वालिटी कैसा है। इसका एक हद होता है, इसका एक लिमिट होता है कि इससे कम हो तो ठीक, इससे ज़्यादा हो तो खराब। टीडीएस में सॉलिड्स क्या क्या होंगे, वो सॉलिड्स जो डिजॉल्व रहते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटासियम, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट एंड नाइट्रेट। अगला क्या है दोस्तों, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेचुरल ऑर्गेनिक डेट्रीटस एंड ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, फिलिंग, सेप्टिक सिस्टम्स, एग्रीकल्चर, अर्बन रन ऑफ आर हैज गुड सोर्स फॉर वाटर बॉर्न बैक्टीरिया। BOD is a measure of the amount of oxygen that bacteria will consume while decomposing organic matter under aerobic condition। देखिए, मैं आपको BOD समझा देता हूँ अच्छा से कि आपको दिक्कत नहीं हो। ये मानिए तालाब है, इसके अंदर पानी है, पानी में पॉल्यूटेंट्स है, पॉल्यूटेंट्स के साथ क्या है, पॉल्यूटेंट्स भी है और बैक्टीरिया भी है। बैक्टीरिया क्या करेगा, पॉल्यूटेंट्स को डिकम्पोज करेगा, सड़ाएगा। कैसे सड़ाएगा, तो वाटर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसको यूज करके एरोबिक कंडीशन में, एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक कंडीशन में पॉल्यूटेंट्स को सड़ाएगा। तो अगर पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा होगा तो बैक्टीरिया ज़्यादा ऑक्सीजन यूज करेगा, पॉल्यूटेंट कम होगा तो बैक्टीरिया कम ऑक्सीजन यूज करेगा। तो मान लीजिए पॉल्यूटेंट बहुत ज़्यादा है तो डिमांड ऑक्सीजन का क्या होगा, बढ़ेगा। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर बढ़ गया तो पॉल्यूशन ज़्यादा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर घट गया तो पॉल्यूटेड वाटर कम है। तो ये दोस्तों इस पर क्वेश्चन आता है कि BOD ज़्यादा है तो क्या, BOD कम है तो क्या, पॉल्यूशन कितना है। तो दोस्तों ये आप याद रखें। अच्छा, अगला क्या है, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है दोस्तों, यूट्रोफिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव प्लांट्स एंड एल्गल ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ वन और मोर लिमिटिंग ग्रोथ फैक्टर्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये किसके द्वारा दिया गया है डेफिनेशन, सिंडर 2006। सिंडलर एक साइंटिस्ट थे, 2006 में डेफिनेशन दिया गया कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि एक्सेसिव प्लांट या एल्गे, एल्गे मतलब जो कवक होते हैं, ये जब बढ़ जाते हैं हमारे वाटर के सरफेस पे तो कुछ ग्रोथ फैक्टर हैं जिसको ये लिमिट करते हैं, क्योंकि इनको जो फोटोसिंथेसिस करना है उसके लिए चाहिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स। मतलब कि ये हुआ कि यूट्रोफिकेशन जो हो रहा है, मतलब कि मान लीजिए ये कोई तालाब है, इसमें पूरा तालाब ही अगर एल्गी और प्लांट से कवर हो जाए, पूरा तालाब, तो क्या होगा दोस्तों, यूट्रोफिकेशन की कंडीशन हो जाएगी। इससे क्या होगा कि सनलाइट जितने भी आएगा, जितना भी न्यूट्रिएंट है वाटर में, ये सारे न्यूट्रिएंट, सनलाइट, ये कार्बन डाइऑक्साइड, एयर का, ये प्लांट और एल्गे ही मिलकर खा जाएंगे। और धीरे धीरे आपने देखा भी होगा कि एक वाटर हाइकिन्स नाम का प्लांट होता है जो पूरे वाटर के ऊपर फैल जाता है, वैसे ही ये पूरे वाटर के ऊपर फैल जाएंगे और नीचे के जो जीव जंतु हैं, फिश हैं, उनको मरने पर मजबूर कर देंगे। तो इसको कहेंगे क्या दोस्तों, यूट्रोफिकेशन, याद रखें। चलिए अगला देखते हैं। यूट्रोफिकेशन नेचुरली अगर होता है, ये पूछा सकता है, याद रखें। नॉइज पॉल्यूशन क्या है, ध्वनि से की गई पॉल्यूशन, ध्वनि से होने वाला पॉल्यूशन क्या कहलाता है, नॉइज पॉल्यूशन। अच्छा, नेचुरल सोर्सेज क्या है नॉइज पॉल्यूशन के, कि आंधी तूफान जब आता है, हरिकेन आता है, टॉर्नेडो, गेल्स, तो ये सभी दोस्तों हवा में एक अजीब ऐसा आवाज़ पैदा करता है, तो उसको भी नॉइज पॉल्यूशन की कैटेगरी में ले सकते हैं। दूसरा एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब समझ जाइए ह्यूमंस एंड एनिमल्स के द्वारा क्रिएट किया जाने वाला। तो उसमें 3 टाइप का है दोस्तों, एक इंडस्ट्रीज करते हैं, दूसरा वाहन के कारण होता है ट्रांसपोर्ट, तीसरा एंटरटेनमेंट, गाना बजाना, डीजे आजकल जो हो रहा है। अच्छा, नॉइज़ लेवल कैसे मेजर करेंगे कि कितना नॉइज़ जो है वो पॉल्यूशन है या कितना नॉइज़ जो है पॉल्यूशन नहीं है, वो दोस्तों इसका एक मेजरमेंट यूनिट है जिसको कहते हैं डेसिबल, DB। इसको हम लोग वेटेड साउंड प्रेशर भी कहा जाता है, कि मान लीजिए साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसी डायफ्राम पे कितना प्रेशर लगा रहा है, कितने kg का, वही होता है दोस्तों डेसिबल में उसको नापा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने का, ये जोन अगर क्या होगा और डे टाइम और नाइट टाइम में वहाँ पे DB की वैल्यू क्या होगी डेसिबल में नॉइज़ की, कि उसको क्या माना जाएगा। अच्छा दोस्तों, अगर कोई साइलेंस जोन है और वहाँ दिन के समय 50 DB का आवाज़ है और रात के समय 40 DB का आवाज़ है, तो वो माना जाएगा नॉइज़ पॉल्यूशन। अगर कोई रहने वाला एरिया है, रेसिडेंशियल एरिया है, वहाँ दिन के टाइम 55 DB का नॉइज़ है, रात के टाइम 45 DB का नॉइज़ है, तो वो माना जाएगा नॉइज़ पॉल्यूशन। कॉमर्शियल एरिया में 65 दिन के टाइम में, 55 रात के टाइम में अगर है, इतना DB का आवाज़ हो रहा है, तो नॉइज़ पॉल्यूशन माना जाएगा। और इंडस्ट्रियल एरिया, कल कारखाना जहाँ पे है, वहाँ लिमिट थोड़ा बढ़ा दिया गया है
कि 70 dB दिन में और 70 dB रात में, दोनों में लिमिट सेम ही है। इतना अगर हो रहा है तो इसको नॉइज पॉल्यूशन माना जाएगा। सॉरी, एक चीज़ में थोड़ा मिस्टेक कर गया। ये दोस्तों लिमिट है, मैं जो बताया ये कि साइलेंस जोन जो होता है वहाँ डे टाइम में 50 dB तक का ही आवाज़ हो, इससे ज़्यादा होगा तो नॉइज पॉल्यूशन होगा। जो भी मैं दोस्तों ये लिमिट बताया हूँ ये प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है दोस्तों, इतना ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हो गया, अगर 51 हो गया, यहाँ 41 हो गया, तो ये नॉइज पॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों। इसको थोड़ा करेक्ट कर लें। अच्छा, सबसे 70 है कि भैया इंडस्ट्रियल एरिया है, 70 dB का आवाज़ अलाउ है, इससे ज़्यादा करोगे तो नॉइज पॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि 80 dB का अगर आवाज़ जो होता है वो हम सुनने में हमारा कान खराब होने का चांस रहता है दोस्तों। ये फिजिकली पेनफुल होता है, कान में दर्द भी हो सकता है अगर आप लगातार 80 dB का लेवल का आवाज़ सुनते रहें दोस्तों, कान का पर्दा फट सकता है। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या हैं दोस्तों? पहला तो है कि हमारा ये जो है कंसंट्रेशन ख़राब करता है। दूसरा जो है कूलनेस एंड कामनेस ख़राब करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में बच्चे को भी आहत पहुंचा सकता है। सडन नॉइज कैन कॉज एबॉर्शन। अगर हाई डीबी का आवाज़ सडन किया जाए, जैसे डीजे वीजे बजता है, वहाँ पर प्रेग्नेंट औरतों को नहीं जाना चाहिए दोस्तों। वो एबॉर्शन भी बच्चे जो हैं, जो कि अगर कोई माता बहनें अगर प्रेग्नेंट हैं तो इनिशियल स्टेज में उनकी जो जैसे कि फर्टिलाइजेशन होता है, जागोट जो भी है, भ्रूण जिसको कहते हैं, वो एबॉर्ट भी हो सकता है दोस्तों, अगर एक मतलब कि बहुत ज़्यादा आवाज़ वाली जगह पे वो जाएंगे तो, मतलब कि डीजे वीजे बहुत ही ज़्यादा 100 dB 80 dB इस टाइप का। लाउड नॉइज जो होता है वो बिल्डिंग्स, ब्रिज, मॉन्यूमेंट्स के लिए भी डेंजरस होता है। वाइब्रेशन पैदा करता है दोस्तों, आप जानते हैं नॉइज कॉज वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन के चलते जो ब्रिजेज, बिल्डिंग्स हैं, इनका स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर का बिगड़ता है, गिर सकते हैं। कॉज क्या क्या है मैंने बता ही दिया था, एक तो नेचुरल, दूसरा एंथ्रोपोजेनिक। इसको रोका कैसे जा सकता है? कंट्रोल ऑफ नॉइज पोल्यूशन, इंसुलेशन करके, साइलेंसर लगा के। जैसे कि हॉल में क्या होता है कि चारों बगल इंसुलेटर दिया होता है, इको पैदा नहीं होता है। दूसरा क्या है कि वॉल्यूम रिडक्ट करें, डीजे कम आवाज़ में बजाएं, खुद तक ही सुने, पूरा मोहल्ला को सुनाने की ज़रूरत नहीं है। यह इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं ईजिली। तो दोस्तों आज का लेक्चर थोड़ा लंबा था आपके लिए दोस्तों, मैं जितना हो पा रहा है एकदम क्वालिटी कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और भी बच्चों के साथ शेयर करें। और 2 लेक्चर्स आएंगे, आपका पूरा एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा दोस्तों। और लेक्चर को कम से कम 2 से 3 बार देख के जाएँ। चलिए दोस्तों आज यहीं भी ख़त्म करते हैं।